जगमगाए हर सुबह, गुनगुनाए हर सुबह, जागे सारा पाकिस्तान, मॉर्निंग डिलाइट। मॉर्निंग डिलाइट में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहती हूँ। अब हम बात कर रहे हैं आज आज़ादी के महीने की, और कुछ अरसे से हम देख रहे हैं ये ट्रेंड चला आ रहा है कि जब आज़ादी का महीना आता है तो बहुत से डिज़ाइनर्स अपनी आज़ादी कलेक्शन भी ले आते हैं मार्केट में, और उसमें यकीनन ग्रीन और सफ़ेद कलर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे रिलेटेड डिज़ाइन जो है बनाए जाते हैं। हमारे आज शो में भी हमारे साथ एक डिज़ाइनर मौजूद हैं, और क्या वो अपनी आज़ादी कलेक्शन लेके आए हैं या आज हम उनसे पूछेंगे, और इसके अलावा वो ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं, उससे रिलेटेड भी कुछ टिप्स हम उनसे पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम वीरानी। अस्सलाम वालेकुम अंजुम, कैसे हैं अंजुम आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अंजुम, हम आपसे आज की आपकी जो आज़ादी कलेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने कोई नई बनाई है, यकीनन बनाई होगी क्योंकि डिज़ाइनर्स तो हर दफ़ा हम लोग कोशिश होती है कि कुछ नई चीज़। बिल्कुल, हम आप बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने दूसरे मेहमान का आपसे तारुफ करा दूँ, जो कि बहुत लंबा तारुफ है, लेकिन एक तरह से कहा जाए तो किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं है, क्योंकि वो लिविंग लेजेंड्स में से हैं, और बहुत कम लोग हमारे पास ऐसे रह गए हैं जो हमारे असासा हैं, जो हमारे कौम का असासा हैं। इतनी सारी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि मैं सब अगर यहाँ गिनवाने लग जाऊँ तो पूरा शो जो है वो उसी में गुजर जाएगा, लेकिन जाहिर है हमने उनसे बातचीत भी करनी है, तो मैं आपको मुख्तसरन उनके बारे में थोड़ा बताती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं फ़्लाइट लेफ्टिनेंट अज़मत अंसारी साहब, जो कि एक एक्टर भी हैं, एक राइटर भी हैं, एक होस्ट भी रह चुके हैं वो। इसके अलावा वो उनका एयरफोर्स से ताल्लुक़ था। उनके बहुत सारे ऐसे बड़े पाकिस्तान के जो नाम हैं उनके साथ यादगारें हैं, वो आज हमारे साथ वो शेयर करेंगे, और तहरीके पाकिस्तान के जो बहुत सारे हीरोज़ थे उनके साथ भी उनकी मुलाकातें रहीं, इस पर भी हम उनसे बात करेंगे, और मीडिया से रिलेटेड उनके जो एक्सपीरियंस है वो भी आज वो हमसे शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अज़मत अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम अज़मत साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी मैं आपके तारुफ से जो है वो यकीनन इंसाफ नहीं कर पाई, क्योंकि माशाल्लाह आप, लेकिन एक तरफ अगर ये जैसे मैंने बोला कि आप किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं है, सब आपको जानते हैं, और हम जैसे लोग तो बचपन से आपको जो है वो देखते आ रहे हैं, तो हमारे दिल में आपको देखते ही बहुत सारे ड्रामे जो हैं उनकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको आज़ादी का महीना बहुत मुबारक हो। जी, अच्छा, आपको भी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपने जैसे बहुत सारे लोगों के, मैंने आपके इसमें भी प्रोफाइल में भी देख रही थी, बहुत से लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए हैं, तो उनमें आपने यकीनन तहरीक पाकिस्तान से रिलेटेड रहनुमाओं के या फिर हमारे कौमी हीरोज़ जो 65 की जंग में रहे हैं, या वो उनके भी बहुत से लोगों के किए होंगे। कोई ख़ास नाम जो आपको याद हो और जिसके साथ आपको इंटरव्यू करके मज़ा आया हो? जी, वो एक्चुअली इंटरव्यू उसको तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये था कि उनसे मेरे इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हुए। अच्छा। जैसे अभी जिक्र कर रहे थे एम आलम साहब का। एम आलम साहब से। अच्छा, माशाल्लाह, इसका मतलब वो खास लविंग पर्सन थे कि बहुत सारे लोगों के साथ उनकी जो है वो अच्छी यादें हैं। जी, वो एक बहुत ईमानदार आदमी थे, ऑनेस्ट थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, और कोई वो लगी लिपटी बात नहीं करते थे, और कोई उनमें तसन्नुह नहीं था। सो मच सो कि जब उन्होंने अपने वो जहाज़ गिराए जो इंडियन एयरफोर्स के थे जंग के दौरान, तो उन्होंने ख़ुद नहीं कुछ क्लेम किया, जो दूसरों ने क्लेम किया था उसका वो तो ये बड़ाई है एक इंसान की। उन्होंने खुद नहीं बताया कि मैंने कितने जहाज गिराए हैं। जी, किस तरह से देखने वाले थे उन्होंने बताया। जी हाँ, और दूसरा ये है, और भी मेथड्स होते हैं जिससे वो वेरीफाई किया गया, लेकिन ये कि ये दिखाता है कि उनमें कितनी आजिज़ी थी, कितनी खाकसारी थी। और ये जहाज गिराए थे उन्होंने? मेरे ख्याल से पाँच गिराए थे। एक ही मतलब थोड़े अरसे में ही कि मतलब कोई थोड़े अरसे में? जी, बहुत थोड़े अरसे में। वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे हम वर्ल्ड रिकॉर्ड कहते हैं। तो ये है कि लोग होते हैं कि अगर वो कुछ अपना कोई कारनामा कर लें तो हर एक को बताते हैं, शेखी बगाते हैं, शो ऑफ करते हैं, क्या होता है वो भी बताते हैं। वो भी बताते हैं, लेकिन ही वाज नॉट लाइक दैट, ही वाज टोटली डिफरेंट। वो उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया, और वो ये हुआ कि एयरफोर्स से जाने के बाद उन्होंने अफ़गानिस्तान वो चले गए। अच्छा। जब मैं उनसे मिला, मुझे किसी ने कहा कि भाई एम आलम साहब आए हुए हैं, गुलशन इकबाल में एक जगह है वहाँ पे वो ठहरे हुए हैं। खैर जनाब, मैंने कहा भाई ये तो मिलना तो लाजमी है इनसे। खैर तलाश करता हूँ, पहुँचा, बहुत खुश हुए देख के। मुझे फर्स्ट नेम से अज़मत से कहते हाउ आर यू अज़मत, मैंने कहा फ़ाइन थैंक यू सर। तो मुझसे कहने लगे कि बातें होती रहीं। फिर उन्होंने कहा कि वुड यू लाइक टू गो टू अफ़गानिस्तान। मैंने कहा सर वहाँ तो जंग हो रही, मरवा देंगे आप। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अभी भी मैं था, कोहे सफ़ेद एक जगह है, और जिसमें पारा चिनार है जो हमारी तरफ है, और हमारा कोहे से सफ़ेद इतना खूबसूरत नहीं जितना अफ़गानिस्तान की तरफ है। तो मैं अभी तुम्हें भिजवा देता हूँ, तो कोई बात ही नहीं है। और उन्होंने मुझे कांटेक्ट करना था, और वो ख़ुद भी लड़ रहे थे वहाँ पे। अच्छा। जब वो थे ना ऑन द ग्राउंड, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था।
तो ज़ाहिर है सोवियत यूनियन से लड़ाई थी, सोवियत सिपाहियों से जो, और वो रूस को शिकस्त हुई, वो वापस चला गया अफगानिस्तान। तो उसमें एम आलम साहब भी शामिल थे और भी बहुत से लोग थे पाकिस्तानी। ये तो एक नई बात जो है वो मुझे तो मेरे लिए तो ये नई बात है सुनने के लिए, शायद हमारे सुनने वाले भी जो है वो इसको नई बात की तरह लें। अच्छा आप मुझे बताएं अंजुम कि आप बता रही हैं कि आपने कलेक्शन निकाली है किस हर। अच्छा एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा बात करी हैं? मिसेस मोहम्मद अली बोल रही हूँ मैं। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, इनको देख कर बहुत खुशी हो रही है। अच्छा आजमा साहब की बात करें। जी बहुत दिनों के बाद आए हैं, इसलिए मुझे देख कर बहुत खुशी, इसलिए मैंने फोन किया कि वो अच्छी बात है, आया करें आप। साहब आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप आया करें। अच्छा आप कुछ बात करना चाहेंगे? आप अगर इनकी फैन है तो आप उनसे कुछ पूछना चाहेंगी, कोई बात करना चाहेंगी? नहीं बस ऐसे ही उनकी तारीफ करी थी, बहुत दिनों के बाद आए नहीं, इसलिए अच्छा लगा, खुशी हुई। चलें बहुत अच्छी बात है। चलें बहुत शुक्रिया आपका मिसेस अहमद अली। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सब कुछ कहा और मुझे बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू वेरी मच। जी चलिए जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा आप मुझे बताएं अंजुम, आप कह रही थी, अच्छा ये 2 रंग होते हैं सिर्फ, झंडे में भी एक सितारा और चांद होता है, हर दफ़ा इन 2 रंगों के साथ एक नई चीज़ बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। इस बार आपने क्या किया? इस बार जो अभी लेटेस्ट वैरायटी हम जो चल रही है इस वक्त, शॉर्ट फ्रॉक्स चल रही है फैशन में, गैदर वाली जो चल रही हैं, तो हमने थोड़ी सी ये चेंजिंग की कि उसको ग्रीन कलर का हमने फ्रॉक दिया है और उसमें जो मोटिफ वगैरह है वो वाइट कलर में हमने उसको शो किया है। अच्छा। फिर उसका ट्राउज़र जो है डबल कॉम्बिनेशन पे दिया है, ग्रीन एंड वाइट, और दुपट्टा बिल्कुल वाइट दिया है उसका। दुपट्टा बिल्कुल वाइट। और ये ग्रीन ट्राउजर जो है, ट्राउजर्स भी बड़े डिफरेंट किस्म के चल रहे हैं आजकल। गरारा पैंट्स भी हैं, गरारा पैंट ज़्यादा फैशन में है इस वक्त इन है, क्योंकि जब शॉर्ट आप इतना पहन रहे हैं, नी से ऊपर आपका गैदर का फ्रॉक्स होता है, तो ज़ाहिर बात है नीचे फिर वो अगर आप उसको पैंट ट्राउज़र वगैरह पहने तो वो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो ये गरारा पैंट जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा फैशन में इन है, तो वो चीज़ मैं दे रही हूँ। तो गरारा पैंट कैसा डिज़ाइन भी बनाया जा सकता है, जैसे ऊपर से वाइट और नीचे से ग्रीन? नहीं, वो एक ही कलर का होता है। अच्छा, लेकिन जो उसमें जो नीचे का जो बॉटम होता है उसमें हम थोड़ी सी डिजाइनिंग कर देते हैं, एम्ब्रॉयडरी की। प्रिंटेड भी किया जा सकता है, जैसे प्रिंटेड भी होता है। डिजाइनिंग में ये कि एम्ब्रॉयडरी उसकी डिफरेंट कलर्स की होती है, जैसे अगर वाइट है तो नीचे हमने ग्रीन एम्ब्रॉयडरी कर दी उसकी, और या पीको उसमें हो रही है तो वो हम ग्रीन कर रहे हैं, या सितारा वगैरह जो भी उसमें डाल रहे हैं वो थोड़ा सा आप उसको ले आते हैं। जी, तो और चांद सितारा कहीं ऐड करते हैं कि नहीं? बिल्कुल, पूरे जो गरारे का नीचे का बॉटम है उस पर पूरा छोटे छोटे चांद सितारा। तो उसमें कोई एतराज़ तो नहीं आता कि हमारे मुल्क में तो ये एतराज़ भी बड़े होते हैं ना कि चांद सितारे? नहीं, अब आजकल तो हर चीज़ देखें फैशन में आई हुई है, तो इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा होता नहीं। पहले होता था ये सब चीज़ें, लेकिन अब इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन कौमी पर्सन के एहतराम में वो जो है वो लोग कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही वो पूरा चांद ही बना हुआ है, या वो एक चीज़ मैंने देखी पाकिस्तान में, शायद नोटिस किया हूँ, आम ब्रांड्स की मैं बात करी हूँ मैं, उनकी जो है इम्पोर्टेड जूती उनकी बात नहीं करी, आम ब्रांड में अगर आप देखें ग्रीन कलर नहीं नज़र आता। हाँ बिल्कुल, बहुत कम ग्रीन कलर नजर आता है। मैंने एक दफ़ा पूछा किसी से, किसी शॉप से कि आपके पास ग्रीन कलर क्यों नहीं मुझे नजर आता, मुझे ग्रीन कलर चाहिए। तो उसने बोला क्योंकि वो झंडे का रंग होता है ना, इसलिए हम जूतियाँ नहीं उस कलर की जो है वो बनाते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात थी कि उसका इतना एहतराम करते हैं। लेकिन खैर अगर एज ए ग्रीन कलर उसको लिया जाए तो भी सही है। क्या ख्याल है आपका आज़मा साहब, आप बताएं इस बारे में, आपके क्या कमेंट्स होंगे? जी बिल्कुल, ग्रीन भी हो और वाइट भी हो। अच्छा बहुत कम लोगों को पता है कि खैर अब ये बात कुछ आगे फैली है, लेकिन पहले 3-4 साल पहले कहीं जिक्र नहीं होता था। जो वाइट स्ट्रिप है पाकिस्तान के फ्लैग पे, बड़ा इसका पीछे एक फ़िलासफ़ी है, बड़ा मीनिंगफुल फ्लैग है। ये लोग समझते बस ऐसे ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वाइट स्ट्रिप जो है वो माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ग्रीन कलर है इस्लाम को और मुसलमानों को, और जो चांद और सितारा वो भी इस्लाम का, और सितारे के जो 5 टिप्स हैं, इस्लाम के 5 अरकान, 5 अरकान हैं। तो हिलाल तो वैसे भी इस्लामी निशान है ना, इसलिए हिलाल तो अक्सर परचम में नजर आता है जो इस्लामी मुल्कों के हैं। टर्की में है, नजर आता है, लेकिन उनका रेड है पूरा, लेकिन उसका वो हिलाल और सितारा तो उसमें भी है। तो हिलाल तो इस्लाम की निशानी है, क्योंकि हमारे इस्लामी महीने जो है वो हिलाल को देखकर ही जो है वो शुरू होते हैं। अच्छा, फिर एक चीज़ और मैं बता दूं कि हम लोग बिल्कुल जो हमारे परचम का कलर है, हम लोग बिल्कुल फॉलो नहीं करते कि हम बिल्कुल सेम कलर का ड्रेस बनाएं। हम थोड़ा चेंज करते हैं उसको। एक वाइट तो होता ही है उसके अंदर, लेकिन जो ग्रीन है वो जो परचम का कलर है वो नहीं रखते हम लोग, उससे थोड़ा डार्क कॉम्बिनेशन लेते हैं, थोड़ा सा बॉटल ग्रीन, या तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल कर लेते हैं कि सेम कॉम्बिनेशन ना हो, थोड़ा सा हट के हो, लेकिन थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई जश्न आज़ादी के हिसाब से ड्रेस थोड़ा डिज़ाइन हुआ हुआ है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल करते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं एक कौमी परचम के हवाले से आपको ये बताता चलूँ कि
1968 से पहले कौमी परचम का डिस्प्ले नहीं होता था। अच्छा। सिर्फ मिनिस्टर्स अपने घरों पे ज़ाहिर झंडा लगा सकते थे, दूसरा कोई करता तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता था। अच्छा। आपको हैरत होगी ये। लेकिन फिर 76 के बाद मूवमेंट चली जिसमें मैं भी शामिल था। मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई, हमारा फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, तो हर जगह नज़र आना चाहिए, जो चाहे लगाए, अपनी गाड़ी पे चाहे लगाए, अपने घर पे लगाए। 14 अगस्त को इजाज़त थी लेकिन उसके अलावा नहीं। तो फिर ये जो चीज़ है वो फैली और वो फैलती चली गई, जैसा कि आपने देखा। अब तो जो है वो आपके पास कोई बंदिश नहीं है, कोई बंदिश बल्कि नहीं बात है। बात तो हम लोग बेहुरमती भी जो है वो नजर देखने में आती है, जो कि गलत है। अच्छा, आप मुझे बताइए ईस्ट पाकिस्तान से भी रिलेटेड आपकी कुछ याददाश्तें हैं, जब पाकिस्तान जो है पूरा मौजूद था और बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था, वो कुछ आप हमें बताएं कि कैसी यादें हैं आपकी? जी अच्छा, वो एक्चुअली ये था कि मुझे भेजा गया वहाँ पे एक कोर्स था, वॉर करस्पॉन्डेंट्स कोर्स। अच्छा। इसका ये मतलब है कि जो जंगी नुमाइंदे हैं जब महाज़ जंग पे जाते हैं तो इनको आप किस तरह से कंडक्ट करेंगे, इनके साथ आप कैसे चलेंगे। तो ये बस मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं वहाँ पहुँचा और जो वर्ल्ड प्रेस जितना भी था, मीडिया, उसके रिप्रेजेंटेटिव जितने नुमाइंदे थे वहाँ पे थे। मतलब टाइम मैगज़ीन था, मुझे अब तक याद है, डैम कॉगन उसका नाम था, न्यूज़वीक का था टोनी क्लिफ्टन, रॉबर्ट रॉबसन था BBC का। बड़ा मज़े का आदमी था। मुझसे एक दिन कहता है कि कंग्रेचुलेशंस फ्लाइट ल्यूट, आई हैव अ वेरी गुड न्यूज़। मैंने कहा क्या, व्हाट हैपेंड? कहने लगा वॉर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एंड आवर अलाउंसेस विल बी डबल्ड। जंग हो गई है, हमारे अलाउंसेस दुगने हो जाएंगे। मैंने कहा अच्छा भाई, मुबारक हो आपको। अच्छा, उसमें हमारा मिशन ये होता था कि हमें हिदायत ये थी, इंस्ट्रक्शन थी कि तुम उस पॉइंट तक ले जाओ जहाँ पे कि ये इंडियंस देखें इन फॉरेन करस्पॉन्डेंट्स को और इन पे वो गोले फेंकना शुरू कर दें। अच्छा। क्योंकि दुनिया मानने को ही तैयार नहीं थी कि इंडिया हमें अटैक कर रहा है। ठीक है, और हम कह रहे थे कि भाई इंडिया ही अटैक कर रहा है। हमारे जो बाकी जनरल्स थे, वो लोग थे, वो कहते थे देखें जी ये जो हैवी टैंक्स हैं और तोपें हैं, मोटर्स हैं, ये दरख्तों पे नहीं उगते। ये आपका क्या ख्याल है? इनके ये चला रहा है, जो चला रहा है ये तो फौजी कर सकते हैं, और ये फौज एक लड़ रही है जैसे हम फेस कर रहे हैं, जो हमसे कई गुना ज़्यादा है। मसलन अगर हमारे 20 एयरक्राफ्ट हैं तो उनके 200 थे। आप ये भी सोचें ना। तो सारी दुनिया की सिंपथीज समहाउ एक प्रोपेगेंडा ऐसा किया गया कि जनाब जुल्म किया गया है। मीडिया भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि आपको जो है वो सही खबर नजर आती। हाँ जी हाँ, तो ये एक उस पर चल पड़े थे। तो मुझे याद है ला फिगारो का नुमाइंदा था और बुइस उसका नाम था, मिस्टर बुइस। ला फिगारो ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ डॉन या वर्ल्ड वाइड उसकी बहुत पजीराई है, हाँ। पब्लिकेशन है। तो हम उनको एक पॉइंट पे मैं ले गया जहाँ पे कि इंडियंस ने हमें वाकई देखा, और उसके जीप में था तो एक सिपाही, उसने कहा साहब मैंने मैसेज इंटरसेप्ट किया है। वो मैसेज ये था कि 5 व्हीकल्स मूविंग नॉर्थ ऑफ विलेज बड़ा ग्राम, कीप एन आई ऑन देम। 5 जीपें हैं जो कि चल रही हैं। वो हमारी थी और वर्ल्ड प्रेस उसके अंदर था। अगर वो मारे जाते तो हर इंग्लैंड में, अमेरिका में उनका जो फ्लैग है वो नीचे कर दिया जाता है। डे ऑफ मॉर्निंग होता उनके लिए, शोक का दिन था। तो खैर एनीवे जब वहाँ पहुँचे तो ये इन्होंने इंडियंस ने जनाब हस्ब आदत फायरिंग शुरू कर दी। अच्छा। और वो एक जो टुकड़ा होता है ना इसका गोले का, उसको हम श्रापनल कहते हैं। तो एक टुकड़ा नीचे गिरा, मैंने उठाया और वो वही से मैंने कहा कि ओपन योर हैंड, स्ट्रेच आउट योर। उसने खोला, मैंने उसके ऊपर रखा। अभी गरम इतना होगा? गरम था थोड़ा। तो मैंने कहा यू सी इट्स स्टिल वार्म टू द टच। तो ये मैंने कहा देख लो भाई ये रियल सिचुएशन है, कोई जाली चीज़ नहीं है ये। फिर इसी तरह करीब से देखकर भी जो है वो जैसा आपने बोला प्रोपेगेंडा फिर भी रहा। नहीं, प्रोपेगेंडा रहा, लेकिन कुछ लोग थे जो बहुत ही डाई हार्ड थे, मुतासिब किस्म के लोग थे। अच्छा। वो तो ज़रा फिर भी वो नहीं माने। कहते होंगे आपकी कोई गलती है, इंडिया अगर कर रहा है तो। हाँ। अच्छा, इसमें एक और भी मज़े, एक और वाक़या वो मुझे याद है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका का था रिप्रेजेंटेटिव। तो मुझे फ़ोन आया कि भाई आ जाओ, वो फंस गया। मैंने कहा जी मैं आता हूँ। तो मैंने फ़ोन किया, पायलट को बुलाया हेलीकॉप्टर के, और मैं वहाँ चला गया। आई थिंक ब्राह्मणबाड़िया या कौन सी जगह थी। बहरहाल जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वो खड़ा हुआ है, पीला रंग है, काँप रहा है, और उसके मुँह से एक ही आवाज़ निकली, हाय। तो उसने कहा ये वॉइस ऑफ अमेरिका का रिप्रेजेंट नुमाइंदा है।
तो मैंने कहा रिलैक्स रिलैक्स, एवरीथिंग। डर गया था वो वहाँ पर? डर गया था। मैंने पूछा, मेजर वहीद उनका नाम था। मैंने क्या हुआ? कहना यार हुआ क्या, बस ये हुआ कि हम लोग आगे जा रहे थे, मैं इसको दिखा रहा था कि देखो ये जगह है जहाँ से इंडियन आर्मी है घुस आती है अंदर। तो वहाँ एक टैंक था जो कि कैमोफ्लाज था, ढका हुआ था पत्तों से। उसने देख लिया और उसने फायरिंग शुरू कर दी। अच्छा। और उसका फायर बड़ा, टैंक का फायर बड़ा एक्यूरेट होता है। तो कह रहे कि जनाब एक तो गोली जो थी उसके नीचे से सर से गुजरी, एक पाँव के दरमियान से, तो लेकिन फिर वो थोड़ा संभाला दिया हमने। तो अच्छा, तो उसकी जान जो है वो निकली हुई थी बुरी तरह से। मैंने कहा कि देखें मेजर साहब, बाकी कोई माने ना माने, ये ज़रूर मान जाएगा इंडिया में अटैक कर रहा है। जाहिर सी बात है, अपनी आंखों से देखा है। अच्छा अंजुम, आप मुझे बताएं, आप माशाल्लाह ब्यूटिशियन भी हैं, और क्या जश्न आज़ादी से रिलेटेड कोई मेकअप भी स्पेसिफिक होता है कि इसके कलर्स ऐसे नहीं है कि मेकअप में यूज़ किए जा सके? नहीं, इतने नहीं होते, लेकिन थोड़े से जैसे आई मेकअप में या फ्लैग्स बना दिए, या जो यंग गर्ल्स हैं उनको ज़रा क्रेज़ हो जाता है ना कि जश्न आज़ादी तो थोड़ा कर लें, तो हम लोग थोड़ा सा जैसे आईलाइनर ग्रीन अप्लाई कर दिया, या थोड़ा सा शिमर आईज के ऊपर अप्लाई कर दिया ग्रीन कलर का, चीक्स पे अपना अप्लाई। ये आइडिया अच्छा है आईलाइनर वाला आपका। हाँ, मैं ज़रूर इसको जो है वो अप्लाई करूंगी अपनी आंखों पे। खूबसूरत भी लगता है और वो थोड़ा सोबर लुक भी होता है, एकदम ये नहीं होता कि बिल्कुल वो, लेकिन इस तरह की चीज़ें ज़रूर। चलिए ब्रेक का वक्त हुआ है, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो हम अपनी बातचीत का सिलसिला अंजुम साहब से अंजुम से और अजमत साहब से जो वो जारी रखेंगे। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको मॉर्निंग डिलाइट में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अंजुम वीरानी, जो कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं आज लिविंग लेजेंड जनाब अजमत अंसारी साहब। अच्छा अंजुम, आप मुझे बताइए कि आप अभी मुझे बता रही थी ब्रेक पे कि आप जो है जो थोड़ी सी नीडी बच्चियाँ होती हैं उनको मेकअप जो है वो फ्री ब्राइडल मेकअप जो है उनको फ्री दे रही हैं। ये तो बड़ा अच्छा काम है। तो क्या ड्रेसिंग, क्योंकि आप डिज़ाइनर भी हैं, तो क्या ड्रेसेस भी आप उनको जो है वो फ्राहम करती हैं कि सिर्फ मेकअप ही आप दे रही हैं? नहीं, हम दोनों चीज़ें उनको देते हैं। एक पैकेज बनाया हुआ है हम लोगों ने, और उसमें ये होता है कि जो इस तरह की बच्चियां हैं जिनके, देखिए सबके अरमान होते हैं, सबके शौक़ होते हैं, जिनके घरों में शादियां होती हैं, कुछ लोग अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो कोशिश हमारी ये होती है कि हम लोग पहले उनको फॉलो करते हैं कि ज़रूरतमंद है, तो उसके हिसाब से फिर हम उनको एक पैकेज देते हैं जिसमें उनका ब्राइडल मेकअप और जो भी उनकी चीज़ें हैं वो फ्री उसमें होती हैं, और इसके अलावा ड्रेस भी हमारी तरफ से जो है वो फ्री जाता है उनको। तो ये ड्रेस भी आप लोग देते हैं? जी हाँ, ब्राइडल। और आपके साथ आपके कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो मिलकर फ्रेंड्स का एक छोटा सा सर्कल है जो हम लोग उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कुछ ज्वेलरी अफोर्ड करती हैं, और कुछ जो घर के जहेज़, आपको पता है कि बर्तन हैं या फर्नीचर है, इस तरह की हम लोग सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो मैं कर सकती हूँ अपनी तरफ से वो ये चीज़ हो जाती है कि मेकअप एंड ड्रेसेस, वो मेरी तरफ से। अच्छा, सबकी जो है वो बामी कोशिश, तो ये भी बड़ा अच्छा काम है जो आप ये करती जा रही हैं। तो वैसे ब्राइडल में आजकल क्या चीज़ इन है? वो जो ग्लिटरी मेकअप ज़्यादा इन है, शिमरी, या फिर मैट मेकअप जो है वो ज़्यादा इन है? मैट मेकअप ये होता है कि डिपेंड कर रहा होता है कि क्लाइंट क्या कह रहे हैं। वैसे इस वक्त जो इन है ना वो है शिमरी मेकअप, जो आई मेकअप आप देखनी, थोड़ा शिमर लुक जो है वो अच्छा लगता है। वैसे मैट मेकअप जो है वो मॉडल उस पर जा रहा होता है, या फिर जो यंग लड़कियां हैं वो बहुत पसंद करती हैं मैट को। तो वो दोनों ही चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है जो ब्राइड जब बन रही होती है तो हम शिमर को ग्लिटरी अच्छे लगते हैं कि थोड़ा ब्लिंग ब्लिंग होना चाहिए, नजर आए, और दुल्हन है तो ज़रा शाइनी शाइनी लुक होना चाहिए। सही। तो ये चीज़ है। जी सर, आपसे मैं ना थोड़ा सा गोरे हिल्स के बारे में मालूम करना चाहूँगी कि मैं देख रही हूँ गोरे हिल्स शायद डिस्कवरी आपके थ्रू हुई हैं, या अभी जो लोग उसको एक वो पॉइंट बन चुका है, तफरीही मुकाम बन चुका हुआ है, उसमें आपका कितना रोल है? जी बेहतर। अच्छा, जब मैं गोरख पे गया, उसको सड़क तो कोई थी नहीं, लेकिन ज़ाहिर है मेरी ट्रेनिंग थी, और वो तकरीबन 40 मील से ज़्यादा वॉक आपको करना पड़ता है। अच्छा। तो जो डीसी दादू थे, अच्छा मुझे शौक़ था यहाँ जाने का, मैप पे मैंने देखा कि हाई पॉइंट है, तो मैंने फ़ोन उठाया और उनसे कहा कि जनाब मैं आना चाहता हूँ। खैर पहले तो उन्होंने कहा कि आजकल वहाँ 2 कबीलों में जंग हो रही है, आप नहीं आइए, कुछ देर ठहर जाइए। मुझसे रहा नहीं गया। 1 हफ्ते बाद मैंने दोबारा फ़ोन किया। अच्छा। मैंने कहा जनाब मैं आना चाहता हूँ। कहने साईं ऐसी बात है तो आ जाइए। मैं वहाँ पहुँचा तो 14 अगस्त का ही दिन था, और वो दादू जिमखाना में खैर बहुत खुश हुए मुझे देख के, और उन्होंने मुझे 8 गार्ड्स दे दिए। उन्होंने कहा जब जाइए, रास्ता तो पैदल है तो आपको जाना पड़ेगा, सॉरी उसके अलावा तो कोई। उन्होंने कहा, किसी ने कहा साईं हम ऊँट इनके लिए कर देते। मैंने सुना हुआ था कि ऊँट पे अगर आप बैठ गए तो 10 दिन तो आप बिस्तर से नहीं उठ सकोगे, क्योंकि ऊँचा नीचे इस तरह से वो करता है कि वो आपकी हड्डियाँ और जोड़ जो हैं सारे हिल जाते हैं। खैर जनाब मैंने कहा नहीं मैं पैदल ही जाऊँगा। खैर जनाब हम गए वहाँ पे,
तो वहाँ पे एक वाक़या जो मुझे अब भी याद आता है, मैं उससे कहना, तो मैंने देखा कि जो मेरे गार्ड्स थे वो एकदम तेज़ी से उन्होंने चलना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि हालांकि बेअदबी थी, मुझसे आगे नहीं जा सकते थे, लेकिन उन्होंने जनाब वो भागे। मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, एक जगह पत्थर का ढेर था, उन्होंने पत्थरों को हटाया और उसमें जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि उसमें एक औरत थी बेचारी, वो लेटी हुई थी और मैं कहूँगा वाज़ेह तौर पे शी वॉज गुड लुकिंग और यंग थी बहुत। तो मैंने पूछा क्या हुआ, कहने लगा सही ये इसको कत्ल कर दिया था इसके मियाँ ने, क्योंकि वो सोचता था, वो उसका ख्याल था कि इसकी किसी और से दोस्ती है। ओह माय गॉड, मतलब उसकी बॉडी थी, वो पड़ी हुई बॉडी थी, डेड बॉडी थी। तो मैंने कहा भी फ़ौरन कवर करो। खैर जनाब मैंने कवर किया, हम आगे गए। अच्छा कीथर में ये है कि वो बहुत खुश्क पहाड़ है, तो थोड़ा सा आप चलते हैं 10 कदम के बाद को प्यास लगने लगती है, तो पानी जितना था हमारा एग्जॉस्ट हो गया, ख़त्म हो गया। तो अब हम करीबुल मर्ग थे, तो मरने के करीब थे हम, कि एक गार्ड ने कहा कि साईं मुझे लगता है कि मुझे हवा से पानी की खुशबू आ रही है। हाँ। अच्छा वो बड़े तेज़ होते हैं, स्मेल्स उनको बहुत जल्दी आ वो जाती नेचर के करीब रहे होते हैं ना, तो उनको नेचर का पता होता है। तो उन्होंने अपनी आवाज़ लगाई कि हम मुसाफिर हैं और प्यासे हैं और मर रहे हैं हम, कोई हमें पानी चाहिए। तो बहुत सुई की तरह से बारीक आवाज़ आई फासले की वजह से, तो सही हैं लोग आ रहे हैं। खैर जनाब कोई 15 मिनट बाद देखा हमने, तो 2 जवान लड़के थे, 16-17 साल की उनकी उम्र थी और वो मशकीज़ें उठाए हुए थे 2, और पानी उन्होंने जनाब किया। तो मैंने सबसे कहा भी पानी पियो, फिर मैंने भी पिया और फिर हमारी जान में जान आई। खैर वो तो पहला दिन था। नेक्स्ट डे भी हमारे साथ यही वाक़या हुआ। तो अगेन आप कैंपिंग कर रहे थे वहाँ पर? जी मैं उनको नहीं, मैं आई वाज अ पायनियर। नहीं तो मतलब आप जो रात गुजारे थे तो वो ज़ाहिर है रहने के लिए कोई कैंपिंग तो कर रहे नहीं नहीं, ज़मीन पे बिल्कुल। सिर्फ मैं एक प्रिविलेज आदमी था, चादर थी वो बिछा दी उन्होंने पत्थरों के ऊपर, कंकरों के ऊपर, लेकिन वो उसमें भी बड़ा मज़ा आता है सोने में। तो खैर जनाब मैं वहाँ पे सो गया। तो नेक्स्ट टाइम भी यही हुआ। तो जिस तरह ये है ना टेबल, जो पहाड़ की वो क्रेस्ट होती है, उससे हमें 2 बच्चे देख रहे हैं, उनके चेहरे से देख के लग रहा था कि बहुत ही अफसोस कर रहे हैं। हमें पता चल गया कि हमारी हालत क्या है। खैर जनाब मैं पहुँचा वहाँ पे, तो अच्छा भूख भी लगी हुई थी। सामान हमारे पास जो था वो उसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि पकाने के लिए कोई जगह नहीं थी, चीज़ नहीं थी। खैर जनाब वहाँ गए, उन्होंने पानी वानी दिया और उसके बाद ये हुआ, फिर जान में जान आई, हमने सफ़र शुरू किया। फिर आगे तो जनाब फिर जहाँ गए वो। अच्छा तो वैसे तो गोरख हिल्स जो है बड़ी ग्रीन ही है, मैंने सुना है, मतलब वहाँ तो टेम्परेचर भी लो रहता है। जी खुश्क है पहाड़, कहीं कहीं दरख्त है और पीश एक पौधा होता है, दरख्त होता है जिससे ये मैट्स बनाते हैं ना, दरिया वगैरह बनाते हैं, वही उनका गुजर बसर उसी पर है। जी तो वो पीश तोड़ते हैं, नीचे लाते हैं, वहाँ मार्केट से बनता है ये। तो फिर जनाब उसके बाद तो हर जगह बकरा काटा गया और उनका कोई आया हुआ है यहाँ पे। और वैसे वो ये है कि बहुत ज़्यादा मेहमान को तो बहुत इज्जत देते हैं। अच्छा आप वहाँ से फोटोग्राफी करके लाए और जो है वो दुनिया को बताया कि ये हिल टॉप। जी हाँ, जब मैंने ये फिर डॉन में फिर मैंने कहानी लिखी। अच्छा आप एक दिलचस्प बात ये देखिए कि नेक्स्ट ईयर ऑल्सो ये नेस्पाक वाले मुझे ले गए, उन्होंने कहा मॉरल सपोर्ट के लिए, क्योंकि उन्होंने बिड की हुई थी वहाँ रोड की। तो जब मैं वहाँ पहुँचा उसके तो नेक्स्ट ईयर डीसी दादू, सारे उसने हमायदीन बुलाए हुए थे दादू के, वेरी गुड मैन। तो वो मुझसे पूछेगा साईं ऊपर इतनी जगह है कि वहाँ कोई मकान वगैरह बनाया जा सके? फिर वो बहुत ज़ोर से, जिंदा दिल आदमी था, आशिक मेमन, तो बहुत हंसा। तो कहने लगे कि सबसे कहने लगा देखो हम यहाँ पैदा हुए और हमें कराची के जनरल से पूछ रहे हैं कि ऊपर इतनी जगह है कि कुछ बनाया जाए। अच्छा अंजुम आप मुझे बताएं, आप कभी गई हैं गोरख हिल्स? नहीं कभी जाना नहीं हुआ, सुना ज़रूर है। नाम तो मैंने सुना है। तो आपका चक्कर फ्रीक्वेंट लगता रहता है वहाँ पर? नहीं मैं नहीं, अभी मेरे दोस्त हैं उन्होंने प्लान किया है। तो वहाँ पे मकान बन गए होंगे, आप जगह देख कर आए थे? जी कुछ है रहने के लिए। अब तो शायद रेस्ट हाउस भी, सरकारी रेस्ट हाउस भी जो है वो वहाँ बन गया हुआ है, और पता नहीं कितनी की सहूलत है कि एक आम इंसान के लिए कितनी को होगी वहाँ पर सहूलत, लेकिन मैंने सुना है लोग बड़े शौक से वहाँ जाते हैं। बहुत शौक से। अच्छा मैं डर रहा था क्योंकि मैंने इस जगह को इंट्रोड्यूस किया और मैंने एक वहाँ लिखा कि यहाँ बर्फ़ भी गिरती है। अच्छा अब में बर्फ़ गिरनी बंद हो गई? नहीं सुनिए अच्छा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि मुझे जो एक कबायली था उसने बताया जी साईं यहाँ बर्फ़ गिरती है हर साल, तो मैंने लिख दिया अपनी पहली कहानी में डॉन में। नेक्स्ट ईयर जब मैं गया तो मुझसे वो कहने लगा कि
नहीं, यहाँ तो कभी बर्फी नहीं गिरी, मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। आप तो नीचे मैंने गए। कहा यार मैं तो सारी दुनिया को गुमराह कर दिया। समझ सो कि BBC ने वो स्टोरी पिकअप की, क्योंकि वो भी अखबारों से पिकअप करते हैं। कितने करीब आप कराची से 250 किलोमीटर शायद है जी, वो, तकरीबन। और वहाँ बर्फ गिरती है। हाँ। तो वो उसने नेक्स्ट ईयर तो मैंने कहा यार ये BBC ने भी पिकअप कर ली, उसने भी खबर दे दी कि सिंध में एक जगह जहाँ बर्फ़ गिरती है। मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया, जैसे कहते हैं। खैर इत्तेफाक से 20 साल बाद जब वहाँ लोग गए, 25 साल बाद, तो एक तस्वीर छपी कि गोरख में बर्फबारी हुई है। तो मैंने चैन का सांस लिया। मैंने कहा कि भाई मैंने झूठ 20 साल तक आप परेशान रहे। चले अब वो इसका मतलब कि जो दूसरे बंदे ने आपको गलत इतला दी थी, या ये होता होगा कि हर साल बर्फ नहीं गिरती होगी, जिस किसी ने देखी किसी ने नहीं देखी, तो ये चीज़ जो है ना वो चलती रही। सॉरी, मैं आपको ये भी कह दूं कि गोरख में ऐसा है जैसे एबटाबाद में होता है ना, दिन को अच्छी खासी गर्मी भी हो जाती है, चुभन सी होती है धूप की, लेकिन रात को इतनी ठंड होती है कि आप एक कंबल के बगैर नहीं सो सकते। जैसे थर में भी यूं होता है ना, थर में दिन में कितनी शदीद गर्मी होती है, लेकिन रात को आप बाहर खुली हवा में भी नहीं बैठ सकते, इतनी शदीद ठंडी हवा होती है, मतलब कंबल लेके बैठना पड़ता है और लग ही नहीं रहता। ये वो थर है जो दिन में जो इतना गर्म हो रहा था। मैं गई थी वहाँ पर और मुझे याद है, मैंने कहा इतना क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब गर्मियाँ अच्छी खासी, लॉन के आप ड्रेस में जा रहे हैं, इतना क्या हो जाएगा कि सर्दी लगेगी। और यकीन करें मैं वहाँ पर बाकायदा गर्म चादर जो उन्होंने हमें गिफ्ट दी थी, गर्म चादरें, तो जेंट्स की दी थी, तो ज़रा मैं लेडी थी, मुझे उन्होंने वो गर्म नहीं दी थी, दूसरी दे दी। अब जेंट्स की तो मैं किसी से मांग रही हूँ कि भाई आप मुझे अपनी चादर दे दें, मैं तो बाहर नहीं इस तरह बैठ सकती, और उनकी चादरें जो है ना वो लेके बैठना पड़ा, और अंदर जो है वो कंबल था। अच्छा, मैं आपको एक बल्कि आपसे ये एक्चुअली जो ब्रोशर है जिसका आपने जिक्र किया, इस पर मैं चाहूँगा कि अगर आप फोकस कर सकें, इसमें दो चीज़ें बहुत, ये जो है अगर नज़र आ रही है कैमरे में, ये पहली तस्वीर है दुनिया में जो कि गोरख हिल्स की जो है बाहर है जी। दूसरी जो है वो भी बहुत दिलचस्प है, ये गुलिस्तान जौहर की है, और ये मेगालिथिक ग्रेव्स हैं जो फनीकियों की थी, फिनिशियंस। अच्छा, इनका ये था कि अपनी कब्र के ऊपर कोई बहुत बड़ी चट्टान रख देते थे। इनका एक बिलीफ था कि कोई आसमानी बला है जो कब्रों से मुर्दे को निकाल के खाती है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ रखते थे। अच्छा, ये फनी वो आसमानी बला वो चट्टान ही हटा सकती थी। हाँ, चट्टान, हाँ। बड़ी कमज़ोर बला थी तो वो ये उनका एतकद, अच्छा एत का अकीदा था। खैर, तो ये जो थी, ये इस बात को जाहिर करता है कि कराची में कुदरती तौर पे पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का। सही। ये 4000 साल पुरानी, 4000 साल पहले भी यही काम जो है वो हो रहा था, एक्सपोर्ट हो रही थी बेसिकली। ये वो लोग थे जो एक्सपोर्ट करते थे। अच्छा, सही। अच्छा अंजुम, आप मुझे बताएं, अब माशाल्लाह इतनी इंटरेस्टिंग बातें यकीनन आप एंजॉय कर रही होंगी। मैं बहुत एंजॉय, और आप तो फैन भी हैं सर की, तो एंजॉय कर रही होंगी। मेरी खुशनसीबी है कि मैं इनके साथ बैठी हूँ। आपने ड्रामे वगैरह देखे हैं इनके? बहुत देखे हैं, और मैं जब ये अभी मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मैं यही सोच रही थी, मैंने देखा है इनको, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं तो लेक्चरर हूँ, तो फिर मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। लेकिन मैं इनसे पूछने वाली थी कि मैंने फ्री ऑफर भी नहीं ऑफर कर सकती मैं आपका, मैं सिर्फ लेडीज के साथ काम है। लेडीज के काम और वो दूल्हा बहुत अरसे पहले बन चुके होंगे कि हैं आपकी कोई ऐसी मर्दों के लिए भी? नहीं, मर्दों के लिए तो नहीं है। ये मर्दों में बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो गया है। ये अभी मेरे भाई की शादी रिसेंटली होके उठी है इसी मंथ में, तो ये क्लेंजिंग और ये वो, इस पे हम ना ब्रेक से वापस आके जो बात करते हैं कि मर्दों में इतना शौक कैसे पैदा हो रहा है। एक टाइम था मर्द शर्माते थे, लेकिन अब तो जो बड़े फख्र से बयान करते हैं और जाते भी हैं। तो हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ अंजुम मौजूद हैं, डिज़ाइनर भी हैं और ब्यूटिशियन भी हैं। अंजुम, मुझे आप बताएं, हम ब्रेक पे जाने से पहले हम मर्दों के शौक के बारे में बात कर रहे थे। कभी आपको ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि आपके पास कोई दूल्हा आया हो और उसने बोला कि मुझे तैयार होना है? क्योंकि बेसिकली तो आप लेडीज़ के साथ काम करते हैं, लेकिन कोई अनहोनियाँ भी तो हो ही जाती है ना? जी बिल्कुल हो जाती हैं, और इत्तेफाक से मेरे पास अभी रिसेंटली एक दूल्हा आ गए थे जो इमरजेंसी में दूल्हा बने थे। और उनको जाना था हैदराबाद, तो उनकी जो ब्राइड थी वो तो ऑलरेडी मेरे पास बन रही थी, और इत्तेफाक ये था कि उस दिन छुट्टी थी, तो वो बड़े हैदराबाद क्या करने जाना था? बेगम बस वो लेके जा रही थी, पूरी बारात ही जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप दूल्हा जो हैं वो यहाँ बनना चाहते हैं। तो वो पहले तो हम लोगों ने मना किया, लेकिन जब वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान थे तो फिर हमने कहा चलें ठीक है, फिर आपको दूल्हा भी बनाते हैं। तो हम लोगों ने उनको पूरा ग्रूमिंग। दूल्हे को बनाने में क्या क्या करना पड़ता है? तो दुल्हन की तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, दूल्हे को ज़ाहिर पता भी नहीं लगना चाहिए कि उन्होंने कोई काम करवाया है। नहीं, पूरी चीज़ें अप्लाई होती हैं। अब वो गए ज़माने के, वो दूल्हा को तो कुछ नहीं होता था, दुल्हन को पूरी चीज़ें अप्लाई होता है। तो पूरा मेकअप होता है, मेक ओवर होता है, बेस लगता है, और फेस पाउडर, कंटूर होता है, यहाँ तक कि आपका मस्कारा तक अप्लाई करना पड़ता है, लिपस्टिक भी अप्लाई। मस्कारा तो जरूरत हो जाता है ना, जब आप पाउडर लगा लेते हैं तो वो मस्कारे के बगैर आपकी आईज, क्योंकि जब आपने बेस अप्लाई कर दिया तो फिर ये रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट हो जाती हैं सारी चीज़ें ऑलरेडी, फिर ये करनी पड़ती है, आईब्रोज, आईलैशेस सब पे आना पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये आजकल तो जेंट्स में ये सारी चीज़ें चल रही हैं बिल्कुल। खैर चीज़ बड़ी अनहोनी सी हैं बातें, लेकिन अब तो इतना इन होता जा रहा है। छोटे शहरों में शायद लोगों को अभी इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इन चीज़ों में, इन जगहों पे तो लोगों में बहुत ट्रेंड ये जाता जा रहा है। अच्छा अजमत साहब, आप मुझे बताएं, आप माशाल्लाह एक्टिंग भी करते रहे हैं, इतने एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किए हैं, एक्टिंग का एक्सपीरियंस रह गया है, वो कोई आप हमें दिलचस्प बात अपने माजी से बताना चाहें? आपने इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया है, तो उनके बारे में कुछ बताना चाहें? जी, अली रिजवी प्रोड्यूसर थे मरहूम। अली रिजवी साहब के साथ मैंने भी काम किया, अभी उनकी रिसेंटली डेथ हुई है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। लेकिन मैंने भी, जो मेरा फर्स्ट ऑनर ड्रामा था वो ऑनर वो था, बना तो कोई और था, लेकिन उसमें अली रिजवी साहब ने उसको डायरेक्ट किया था। तो मैं वहाँ गया था क्योंकि बेसिकली तो प्ले राइट था, मैं लिखता था। एडवेंचर टाइम्स 50 मैंने लिखे और फारूक अहमद साहब को ऑथर थे उसके, तो उसको बेस्ट ड्रामा सीरीज़ ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तो मैं इसी तरह से एक प्ले था मेरा, उसका मैं फेट पता करने गया था। तो मैं वहाँ था प्रोग्राम मैनेजर के कमरे के बाहर, तो मैंने देखा एक साहब है मुझे बाकायदा ऊपर से नीचे देख रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं। मैं कुछ थोड़ा सा परेशान हो गया। फिर कुछ देर बाद कहने लगे, आप हमारे ड्रामे में काम करना चाहेंगे? अली रिजवी साहब थे। मैंने कहा साहब मैंने पहले तो कभी नहीं किया। कहना नहीं आप कर लेंगे। मैंने कहा अच्छा साहब। खैर जनाब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दे दिया और उसके साथ कैरेक्टर था आपका वो? मेरा कैरेक्टर था ऑफ अ डॉक्टर का था। शुरू में डॉक्टर से मिलते हैं शुरू में, तो मुझे पता है डॉक्टर्स और लॉयर्स। लेकिन ये भी बड़ी बात होती है आपकी पर्सनैलिटी डॉक्टर जैसी हो। हाँ, वो एक्चुअली ये था कि डॉक्टर्स के हवाले से कासिम जलाली का जो प्ले था काली दीमक, जिसे ताहिरा वास्ती ने लिखा था, बड़ा उसमें बहुत बड़ा वो डॉक्टर के, ज़ाहिर है एड्स के ऊपर प्ले था तो डॉक्टर का बड़ा प्रोमिनेंट रोल था, तो उसमें भी मैंने डॉक्टर का रोल किया था। खैर इन्होंने मुझे दिया तो मैं वहाँ, वो सिचुएशन ये थी कि उसमें ये आते हैं रंगीला साहब और वो बैठ जाते हैं वहाँ पे और इधर उधर देखते हैं दुश्मनीदा निगाहों से, फिर कहते हैं अरे कोई है नहीं, चलो ठीक है, वो ड्रिप खुद ही लगा लेते हैं। अब मैं वहाँ पे आता हूँ तो मैं कहता हूँ अरे हज़रत क्या किया आपने? ये ड्रिप तो भैंस की थी। Oh my God! तो वो था। अच्छा ये बड़ा होता है कि आपको भी बड़े स्टार, जब आप जूनियर होते हैं आपको बड़े स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिले तो आप इस चीज़ को एंजॉय करते हैं? मैं हाँ एंजॉय भी आप कह सकते हैं करने का है, लेकिन ये कि वो कुछ और एक कॉम्प्लेक्स सा होता है आपको कुछ और। आप फारूक अहमद को ऑथर थे, आपके फारूक अहमद वही जो मशहूर किरदार है अंकल सरगम? नहीं वो तो नहीं, फारूक ज़मीर थे, दूसरे फारूक ये हैं एटलांटिस पब्लिकेशंस के हैं ये फारूक अहमद साहब, और बड़े हम दोस्त हैं हमारे। तो आधे उन्होंने लिखे थे कि 50 प्लेस थे और आधे मैंने लिखे थे। सही। तो इस लिहाज से तो ये बहरहाल एक जॉइंट अवार्ड ही था, बेस्ट ऑथर बेस्ट प्ले राइट ऑफ द ईयर का। तो जहाँ स्टार्स का इंटरव्यूज़ की अब बात कर रहे हैं, उनका इंटरेक्शन की, तो मुझे 2-3 मरतबा इत्तेफाक हुआ। एक वहीद मुराद, आपने नाम बहुत मशहूर हमारे, नाम सुना क्या होगा? अच्छा सुना, लेजेंड है वो भी। तो मैं अच्छा सुल्तान अहमद साहब एडिटर थे मिरर के, उन्होंने कहा भाई अजमत साहब आप जाएं वहाँ लाहौर और मुझे फ़ौरन ये चाहिए कि हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री इस वक्त किस चीज़ का शिकार है, क्या सफ़र कर रही है, किस चीज़ से। खैर जनाब मैं वहाँ पहुँचा तो वहीद मुराद साहब से मैंने बात की, तो इन्हें पहले भी मैं इंटरव्यू कर चुका था कई साल पहले। तो उन्होंने बहुत लंबी बात की, फिर कहने लगा असल बात यह है कि हमारे यहाँ कंटेंट नहीं है, मटेरियल अच्छा नहीं है, कंटेंट की वजह से जो है वो हम पीछे हैं, मार खा रहे हैं। खैर जनाब मैं मोहम्मद अली साहब के पास पहुँचा। मोहम्मद अली में ये क्वालिटी थी कि आपसे पहली दफ़ा वो मिले घुल में जाता था, ऐसा लगता था मुद्दतों से आप जानते हैं। तो जब मैं पहुंचा, अच्छा अंजुम आप जो है ये जहाँ फिल्मों की बातें हो रही हैं, मोहम्मद अली और ये नाम आपके लिए भी जाने पहचाने होंगे। आप मीडिया के लोगों का भी मेकअप जो है वो करती रही हैं, और क्या मीडिया से भी आपका मतलब जैसे मॉडलिंग होती है और इसके अलावा आर्टिस्ट जो हैं वो आती हैं आपके पास, मीडिया से भी आपका ताल्लुक है? हाँ बिल्कुल है, और मेरी जो खाला हैं वो शमीम आरा हैं, तो खाला है आपकी? जी सगी खाला है। अच्छा। तो मेरा तो बचपन ही इसी शूट्स वगैरह पे गुजरा है, शूटिंग्स पे जाती थी मैं उनके साथ सारा, और जितने भी आर्टिस्ट थे उनके मेकओवर ये बिल्कुल एंड पे बता रही हैं कि शमीम आरा आपकी खाला थी। आपने पूछा अभी।
बात तो नहीं, वो आपको शुरू में बताना चाहिए था ताकि मैं कुछ और भी पूछती उनके बारे में, लेकिन इंशाल्लाह चलो नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में, क्योंकि वो भी लेजेंड थी हमारी और अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका अंजुम, और बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया आपका अजमत साहब, आप आए, आपने इतना अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमें इतनी मज़े की इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिली कि हमारा टाइम गुजरने का हमें पता ही नहीं चला। जी दोस्तों, आज आप यकीन आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। आज़ादी के हवाले से हमारी कोशिश थी कि आज हम कुछ चीज़ों को शामिल करें, मिली नगमों को हमने शामिल किया, इसके साथ साथ जनाब अजमत साहब भी जो हैं उनके पास भी कुछ ऐसी याददाश्तें थी जो आज़ादी से रिलेटेड थी और वो भी हमने बड़े मज़े से है वो इन्जॉय की। इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होगी कल, और कल किसी नए टॉपिक के साथ और नए मेहमानों के साथ हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।